पहला मुजरिम और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था। द्वार जेल बनाए हुए हैं ऐसे ही भ्रष्ट लोगों के लिए तो। और जांच से ये लोग किस प्रकार से भागते हैं और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। अब ये आश्चर्य होता है कि व्यक्ति एक और कहता है कि भाई हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है, तो फिर आपने गड़बड़ नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे? 2024 में आप सब लोगों के साथ पहली बार मेरे समझ से मुखातिब हो रहे हैं इस प्रकार से। ऐसे तो मिलते ही रहते हैं हम सब लोग। तो इसलिए सबसे पहले तो 2024 को आप सबको बहुत बहुत बधाई है और आप सब लोगों के जीवन में बिल्कुल सुख समृद्धि सब कुछ लेकर के प्रभु श्री राम लेकर के आए। और उसके बाद फिर कल तो हम सब लोग पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी सनातनी रहते हैं सभ्यों के मन में बड़ी प्रफुल्लित और प्रसन्नता थी, क्योंकि शताब्दी जिसको कह सकते हैं 500 साल करीब संघर्ष के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम की जहाँ जन्मभूमि थी वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर, जब वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और कल 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा भी हुआ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से ये काम संपन्न हुआ। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सब लोगों ने जिस प्रकार से मीडिया में जो कवरेज दिया है और मैं कहूँ कि लगभग 1 महीना से पूरा देश या दुनिया एक प्रकार से राममय हो गया था और सनातनी के जो दिल है बिल्कुल प्रफुल्लित था सब जगह पर, बड़ी खुशी थी, बड़ी उमंग था। तो स्वाभाविक रूप से आज बनता है कि आप सबको पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप सब ने भी काफ़ी मेहनत किया और आज आप सबको मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाए थे। आप सब लोग देख रहे हो कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस राजद इस गठबंधन की सरकार चल रही है। और अगर हम ये कहें कि इस पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जेएमएम हो, इसका नाता करप्शन के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसको वर्णन करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन करप्शन से बचने के लिए लोग तरह तरह के लोग उपक्रम अपनाते हैं और जांच से ये लोग किस प्रकार से भागते हैं और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच से कोई सामना नहीं करना चाहते, उसे कहीं बाएं दाएं करते रहते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में आया ही है बातें, कुछ 2 दिन पहले आप सब ने देखा, क्या कहते हैं, 2 दिन नहीं, कल का ही तारीख है, कल महत्वपूर्ण तारीख था। जैसे एक तो हमने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना और उसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये संपन्न हुआ। दूसरी ओर कल ही दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था आपकी जानकारी के लिए कि 2020 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी है, उन्होंने
लोकपाल को एक शिकायत पत्र दायर किया था हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन उनके परिवार के बारे में। लोगों ने किस प्रकार के चल अचल संपत्ति को अर्जित किया है, नामी बेनामी संपत्ति, और लोकपाल से उन्होंने अर्जी दाखिल किया था। उन्होंने कहा था कि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकपाल के गठन ही करप्शन को समाप्त करने के लिए हुआ है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में अगर करप्शन बढ़ेगी, नेता अगर उस करप्शन में लिप्त होंगे, तो देश की जनता का लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगी कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। और इसलिए उस समय सबने महसूस किया था कि आप सबको याद होगा कि अन्ना हजारे का उस आंदोलन को कि देश में एक लोकपाल होना चाहिए, और लोकपाल हो ताकि उसके दायरे में सब लोग आएंगे और करप्शन के जहाँ कहीं भी हो तो उनका काम होगा कि उसको जांच करें। तो उसी जांच को लेकर के ही गोड्डा के सांसद ने, श्री निशिकांत दुबे जी ने फिर लोकपाल को लिखित में दिया था। फिर उनका अपना जो भी प्रक्रिया होता है, उन्होंने फिर उस प्रक्रिया के तहत सरकार करे शिबू सोरेन के परिवार को बार बार नोटिस किया, नोटिस का जवाब, और फिर जो उनका प्राइमरी जो जांच होता है वो सब भी उन्होंने लोकपाल ने कराया। और उसके तहत जब इस परिवार से पूछताछ की गई, पूछताछ के लिए इनको नोटिस जब दिया गया, तो फिर इन्होंने क्या किया, मामला को हाई कोर्ट में पहुंचा दिया। क्योंकि मामला दिल्ली का था, लोकपाल का मुख्यालय दिल्ली है, तो दिल्ली के हाई कोर्ट में, ताकि मामला को लटका करके ना उसको खारिज करने के लिए उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में मामला को डाला। अब ये आश्चर्य होता है कि व्यक्ति एक और कहता है कि भाई हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है, हमें फंसाया जा रहा है, तो फिर आपने गड़बड़ नहीं किया तो फिर आप भाग क्यों रहे हैं? आज क्या बोलते हैं, जांच को रोकवाने की आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? आप जांच को फेस करिए, उसके सामने आप हाजिर होइए और अपना उन सारे सवालों का आप जवाब दीजिए। लेकिन वो नहीं, उन्होंने क्या करते हैं कि भाई उस मामले को अनावश्यक रूप से अदालत में जाकर के उसको खींचना, उसको जितना डिले किया जा सकता है। और उन्होंने भी बड़ा हास्यास्पद है कि तर्क क्या देते हैं कि मामला पुराना है, 6-7 साल हो गया, इसलिए वो जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता है। भाई ये तो अजीब स्थिति है। कौन सा वो परंपरा को विकसित करना चाहते हैं? अगर कोई 5 साल पहले चोरी करे और चोर पकड़ा जाए तो क्या वो कहेंगे कि भाई 5 साल पहले ये तो चोरी हुआ था, क्या आज पकड़ में आया इसलिए हमें छोड़ दिया जाए? भाई इस प्रकार की ये जो परंपरा को सेट करना चाहता है वो राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इन्होंने इसको कह करके इन्होंने अदालत में मामला को ले गया कि भाई इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसको खारिज कर देना चाहिए। तो आप इस मामले को ये सोच सकते हो कि भाई किस प्रकार से ये सरकार या हेमंत सोरेन जी या उनके परिवार या सरकार में जो लोग आज बैठे हुए हैं वो लोग मामले को किस प्रकार से लटकाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, और इसका जो दुष्परिणाम क्या होगा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने इधर ईडी का भी कार्रवाई को देखा है, किस प्रकार से ईडी की कार्रवाई को भी उन्होंने टालते रहा, कितना नोटिस देता है फिर आते नहीं है। और जिस दिन ईडी वालों को बुलाया उस दिन भी आप सब लोगों ने देखा कि क्या घटनाएं घटी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाई जब घर में ईडी पहुंचते हैं तो स्वाभाविक है कि ईडी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी थे। और आप सबने देखा होगा कि इस प्रकार से आज तो अखबारों में सब छपा है कि उन्होंने उसके आईजी के ऊपर ही केस कर दिया, और केस इस आधार पर क्या कि 144 लगाया हुआ था,
144 जो मैंने उस कागज को पढ़ा कि सुबह से लेकर के शाम तक 11 बजे तक 144 रहेगी, उसकी परिधि और उससे कितना 400 मीटर 500 मीटर की दूरी तक। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और लोगों को बुलाया था तीर धनुष और डंडे हारे हथियार के हथियार के साथ, उसके घर से लेकर के पूरा राजभवन के जो पीछे का जो मेन रोड का सब जगह लोग खड़े थे। हम लोग भी आते जाते लोगों को देख रहे थे। और शाम में तो फिर वो निकल करके हेमंत सोरेन ने खुद सभा को संबोधित कर रहे हैं। कायदे से सबसे पहला मुजरिम और 144 का किसी ने कोई उल्लंघन किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। सीआरपीएफ वाले तो या राज्य सरकार की पुलिस ने भी काफी तादाद में रहे होंगे वहां पर सिक्योरिटी में, तो उनका तो काम है सिक्योरिटी करना, उनका तो काम है उसके लिए जाना। लेकिन केस तो होना किसके चाहिए था? जेएमएम के उन वर्करों के ऊपर, जेएमएम वालों ने जो भड़काने की बयान दिया था उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर तो उनके ऊपर होना चाहिए था, हेमंत सोरेन के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर होना चाहिए था 144 का। तो उन्होंने उल्लंघन किया। सरकार उनकी है, उनके सरकार ने, उनके पदाधिकारी ने 144 का ऐलान करता है शाम तक, और फिर मुख्यमंत्री आकर के गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर के भाषण देते हैं। मैंने इसलिए इन सारे बातों को ये कह रहे थे कि भाई किस प्रकार से ये पूरे परिवार हेमंत सोरेन के वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे को ये अपना रहे हैं। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये भ्रष्टाचार से बच नहीं सकते हैं, चाहे वो कितनों भी कोशिश कर लें। जब तक एक एक भ्रष्टाचारियों को कि सही जगह तक हम लोग नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। अगर भ्रष्टाचारी इसी प्रकार से घूमते रहेंगे, भ्रष्टाचारी इसी प्रकार की सत्ता पर बैठे रहेंगे, तो फिर लोकतंत्र भी कमजोर होगा और लोकतंत्र पर से लोगों के विश्वास भी उठ जाएगी। इसलिए जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है, जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, वैसे सभी लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और उन सभी लोगों को सजा दिलाने तक भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी, आवाज उठाते रहेगी, संघर्ष करते रहेगी। और हमें पूरा विश्वास है एक दिन सबको जहां जगह है होटवार वहां जाना ही पड़ेगा। और चूंकि लोकपाल का मामला है, उसमें तो उस पूरे मामले को सीबीआई से जांच होना है और इसलिए वो बचने की कोशिश करते हैं। सीबीआई से जांच होगी तो किस प्रकार से इन लोगों ने अवैध संपत्ति अर्जित करने के जो रास्ता अपनाया है, चाहे वो शेल कंपनी का गठन हो, चाहे उनके साथ अमित अग्रवाल का किस प्रकार से संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, किस प्रकार से सारी चीजें आ जाएंगी। और इसीलिए वो जांच ना हो, इसलिए वो अदालत की दरवाजा बार बार खटखटाते हैं। और अब तो मैं कहूँगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट ने बड़ी ही अच्छी जजमेंट दिया, भले देर हुआ लेकिन उनका जजमेंट आया। हम उस जजमेंट की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा जिसको कह सकते हैं जजमेंट दिया है, ताकि देश में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं, वो फिर इस प्रकार से बचने के लिए कोई दुस्साहस नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आज जो विषय था हमारी ओर से बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ इस बात को मैं समझ रखूं। और मैं फिर से हेमंत सोरेन जी को कहूँगा
कि भाई जांच में आप बाधा मत डालिए, जांच में आप सहयोग करिए। आपको बुलाते हैं तो आप उसमें हाजिर होइए, जाइए। अगर आपने गड़बड़ नहीं किया है तो फिर डर किस बात की है। लेकिन यहाँ तो लगता है कि वो खुद इतनी गड़बड़ी में, जिसको बोलते हैं कि अखंड डूबे हुए लगता है भ्रष्टाचार में है। अब उनके पास उसका कोई जवाब नहीं लगता है कि इसलिए वो बाएं न करके वो भागने की कोशिश करें। कब तक भागेंगे? क्योंकि जो किए का फल तो सबको मिलता है, इसी धरती पर सबको मिलेगा और जल्दी ही मिलेगा। मुझे लगता है कि जितना वो इधर उधर भागेंगे उतना वो फंसेंगे। वो मकड़े के तरह, मकड़े जो जाल बुनता है ना, और उसी जाल में बाद में वो फंस जाता है तो वहीं वो लटपटा जाता है। तो लगता है कि हेमंत सोरेन जी भी वैसे ही वो लटपटा रहे अपने ही बुने हुए जाल में। क्योंकि भाई हमने तो कहा कि भाई हमने होटवार जेल बनाए हुए हैं ऐसे ही भ्रष्ट लोगों के लिए, तो फिर दिल्ली प्योर क्या बोलते हैं, दिल्ली में कौन जेल है, तिहाड़ जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब तो बेसलेस है कि भाई और सीआरपीएफ तो उनकी सुरक्षा में, ईडी के सुरक्षा में है। अगर सीआरपीएफ के जवानों को नहीं बुलाया होता तो इन लोगों का मंशा तो बिल्कुल साफ था। जेएमएम के नेताओं का वाइट देख लीजिए, उन लोगों ने क्या क्या बोला है, कांग्रेस के नेता भी क्या क्या बोले हैं, वो आप सबके सामने है। आप ही सबों ने दिखाया भी, आप सबने छापा भी है। वो लोग तो चाहता ही था कि भाई ऐसी परिस्थितियां पैदा हो ताकि हम बता सकें, बोल सकें कि भाई देखिए क्या बोलते हैं, ये झगड़ा झंझट हुआ। नहीं तो फिर जब भाई एक मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं और मुख्यमंत्री ने अपने घर बुलाया, तो फिर इतने लोगों को पूरे राज्य से बुलाने की क्या जरूरत थी? जब तीर धनुष लेकर के बुलाने की बात है तो ये बिल्कुल साफ है कि जेएमएम क्या चाहते थे, हेमंत सोरेन क्या चाह रहे थे। ये किसी से छुपा हुआ नहीं ये बातें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in